यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सिलरी पावर सर्किट। ऑक्सिलरी पावर सर्किट क्या है? तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट में हम देखते हैं एसी लोकोमोटिव में विभिन्न सहायक कार्य जैसे कि कंप्रेस्ड एयर बनाना, विद्युत उपकरणों को ठंडा करना इत्यादि के लिए कुल 11 सहायक मशीनें लगाई गई हैं। ये सभी 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं, किंतु लोको में OHE से मिलने वाली सप्लाई सिंगल फेज एसी रहती है। अतः लोको में सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज बदलने का कार्य आर्नो कन्वर्टर करता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यानी TFWA, यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें 17 टर्न होते हैं। पेंटो उठाने के बाद जब डीजे क्लोज करते हैं तो मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो जाता है, और जैसे ही मेन ट्रांसफार्मर एनर्जाइज होता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इसके इंडक्शन से एनर्जाइज हो जाता है। इसका इनपुट वोल्टेज 380 वोल्ट AC सिंगल फेज है। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से आर्नो कन्वर्टर को U एंड V फेज सप्लाई दी जाती है जो कि 380 वोल्ट है। फिर बात करते हैं आर्नो कन्वर्टर की। ये जो दिखाया गया है ये हमारा आर्नो कन्वर्टर है। यह कैब नंबर 2 के पीछे कॉरिडोर नंबर 2 की ओर लगा है और यह एक रोटरी मशीन है। आर्नो कन्वर्टर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से मिलने वाली सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में बदली करता है, और यह सिंगल AC इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर यह आर्नो कन्वर्टर काम करता है, अर्थात यह सेल्फ स्टार्ट नहीं है। इसलिए डीजे क्लोज करते समय आर्नो के लिए स्टार्टिंग फेज देना जरूरी है, और डीजे क्लोज करते समय आर्नो पर कुछ लोड भी देना जरूरी है। इसलिए आर्नो के साथ 5 ऑक्सिलरीज डायरेक्ट कार्य करती हैं। इन 5 ऑक्सिलरीज के कॉन्टेक्टर नहीं लगाए गए हैं। इन ऑक्सिलरी का नियंत्रण इनके प्रोग्राम स्विच के द्वारा किया जाता है। बाकी 6 ऑक्सिलरीज का नियंत्रण कॉन्टेक्टर के द्वारा किया जाता है, जिन्हें लोको पायलट के द्वारा आवश्यकता के अनुसार चलाया जाता है। आर्नो की इनपुट क्षमता 150 kVA और आउटपुट क्षमता 120 kVA है। अब आर्नो के लिए स्टार्टिंग फेज किस तरीके से देंगे, जैसे कि यहाँ पर आर्नो के लिए स्टार्टिंग फेज दिया गया है C118 के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर 1C118 के थ्रू। आर्नो को स्टार्ट करने के लिए TFWA से यानी ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी जाती है। आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए C118 कॉन्टैक्टर तथा R118 रजिस्टेंस लगा करके फेज डिफरेंस करके आर्नो स्टार्ट करने के लिए दिया जाता है। और डीजे क्लोज करते समय जब BL डीजे क्लोज व BLR डीजे को दबाते हैं तो Q45 और Q44 रिले एनर्जाइज हो जाती है, जिसमें आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर C118 क्लोज होता है और R118 रेजिस्टेंस सर्किट में लग जाता है, जिससे आर्नो को स्टार्ट फेज मिलने से आर्नो घूमने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्नो का स्टार्टिंग फेज कट ऑफ करना। आर्नो का स्टार्टिंग फेज किस तरीके से कट ऑफ कर सकते हैं। एक बार आर्नो स्टार्ट होने के पश्चात स्टार्टिंग फेज कट ऑफ होना आवश्यक है। आर्नो के स्टार्टिंग फेज को 2 प्रकार से कट ऑफ करना आवश्यक है। पहला है QCVAR रिले द्वारा। QCVAR रिले के द्वारा जैसे कि जब आर्नो पर्याप्त गति से घूमने लगता है 90% गति के साथ में तथा 155 से 160 वोल्ट आउटपुट बनाने लगता है, तब QCVAR रिले एनर्जाइज हो जाती है, जिससे QCVAR का NCI C118 की ब्रांच पर खुल जाता है, जिससे C118 ओपन हो जाता है और आर्नो का स्टार्टिंग फेज अपने आप कट हो जाता है और साथ ही LSCHVA की बत्ती बुझ जाती है। VLRDJ छोड़ते ही स्टार्टिंग फेज कट ऑफ हो जाना। VLRDJ छोड़ते ही स्टार्टिंग फेज अगर कट ऑफ हो जाता है तो क्या करेंगे, यदि किसी कारणवश QCVAR एनर्जाइज नहीं होती है या QCVAR के C118 पर लगे NCI में खराबी हो जाती है तो ऐसे समय स्टार्टिंग फेज अपने आप कट ऑफ नहीं होगा। ऐसे समय VLRDJ को छोड़ देते हैं, तब Q45 डी एनर्जाइज होकर के उसका NOI C118 की ब्रांच पर खुलने से स्टार्टिंग फेज कट ऑफ हो जाता है। और यदि QCVAR में खराबी आती है तब LSCHVA की बत्ती जलती रहती है और डीजे क्लोज करने के लिए स्विच HQCVAR को भी 0 पर रखना पड़ता है। इस स्थिति में VLRDJ को 4 सेकंड के बाद किंतु 5 सेकंड के अंदर छोड़ देना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट। ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट, तो जैसे ये हमारा ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट है। अब इसमें देखो पेंटो से हम उठाते हैं, पेंटो से सप्लाई आएगी रूफ बार के थ्रू, ये डीजे यहाँ पर क्लोज होगा, डीजे क्लोज होगा, क्यूलम रिले है एनर्जाइज होगी। TFWR जो ट्रांसफार्मर है उसको से वायरने सप्लाई आएगी, TFWR से मेन ट्रांसफार्मर के बाद में जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है उसको सप्लाई आएगी। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से हमारी जो सप्लाई जा रही है वो R0 पर जा रही है, जैसे कि ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के बाद में ये डबल फेज है, सिर्फ एक ही फेज ये है, एक फेज ये है। तो इसको यहाँ पर C118 R118 के थ्रू R0 को यहाँ पर एनर्जाइज किया गया है। R0 को एनर्जाइज करने के बाद में, क्योंकि R0 को यहाँ पर जो सप्लाई दी गई है वो नीचे वाला जो है इसमें से दो सप्लाई दी गई है, एक तो यहाँ से दे दी है और एक C11 और R118 लगा करके दी है ताकि फेज डिफरेंस मिल सके। फिर R0 के द्वारा ये RPQP स्विच हैं और ये यहाँ पर AC कॉइल है, AC कॉइल के द्वारा यहाँ पर सप्लाई 110 वोल्ट DC से निकाली जाएगी R0 के थ्रू, यानी 380 वोल्ट से 110 वोल्ट DC निकाली जाएगी। फिर यहाँ पर MPH, MBSI1, MBSI2, MBSL1, MBSL2, फिर MCP1, MCP2, MBRH, MBMT और MBMT1 और MBMT2, इस तरीके से 11 ऑक्सिलरीज हैं। इसमें MPH MCP की 2 हैं, MBRH MBMT और MBMT की 2 हैं, MBSL की 2 हैं, MBSI की 2 हैं। इस तरीके से 3 3 6 3 9 और 1 10 11 हो रही है, 3 3 6 3 और 1 10 ये ऑक्सिलरीज यहाँ पर हैं ये टोटल। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्किट के अकॉर्डिंग कि ऑक्सिलरी पावर सर्किट की सुरक्षा उपकरण और रिले हम देखें। ऑक्सिलरी पावर सर्किट की सुरक्षा उपकरण क्या है और रिले क्या है। जैसे ऑक्सिलरी पावर सर्किट के सुरक्षा उपकरण और रिले, Q30 नो वोल्ट और नो लो वोल्ट रिले है। नो वोल्ट हम कह सकते हैं या फिर लो वोल्ट रिले कह सकते हैं। ये रिले बोर्ड पर लगी हैं जो कि TFWA से जोड़ी गई हैं और जो क्लोज करते समय जब VLDJ ऑन तथा VLRDJ प्रेस करते हैं तब ऑक्सिलरी वोल्टेज 215 वोल्ट AC होने पर Q45 के NOI के द्वारा Q30 एनर्जाइज हो जाती है और VLRDJ छोड़ने पर जब Q45 डी एनर्जाइज होती है तब RQ30 के द्वारा मेंटेन रहती है और Q30 का NOI Q44 की ब्रांच पर क्लोज होकर के Q44 को मेंटेन रखती है। जब OHE का टेंशन चला जाता है अथवा कम हो जाता है तब 17.5 किलोवाट OHE वोल्टेज तथा 285 वोल्ट AC ऑक्सिलरी वोल्टेज होने पर Q30 डी एनर्जाइज होकर के Q44 के द्वारा डीजे को ट्रिप करती है। फिर है R0 प्रोटेक्शन रिले। R0 प्रोटेक्शन रिले है QCVAR R0 प्रोटेक्शन रिले। यह R0 प्रोटेक्शन रिले है जो कि रिले बोर्ड पर लगी है। इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि जब तक R0 पर्याप्त गति से नहीं घूमता है तब तक स्टार्टिंग फेज कट ऑफ नहीं होना चाहिए, इसलिए डीजे क्लोज करते समय जब तक LSCHVA नहीं बुझती है तब तक VLRDJ को नहीं छोड़ना चाहिए। LSCHVA और QCVAR एनर्जाइज होने पर ही बुझती है। QCVAR R0 के W एवं 0 फेज में कनेक्ट की गई है। जब R0 पर्याप्त गति से घूमता है तो 160 वोल्ट बनाता है और तब रिले QCVAR एनर्जाइज होती है। R0 के पर्याप्त वोल्टेज बनाने पर जैसे ही QCVAR एनर्जाइज हो जाती है उसका NCI C118 की ब्रांच पर ओपन होकर के C118 को ओपन कर देता है, जिससे स्टार्टिंग फेज अपने आप कट ऑफ हो जाता है और यदि ऐसा नहीं हो तो रेजिस्टेंस R118 जल सकता है जो कि बहुत कम समय के लिए सर्किट में रहता है। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले। ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले की बात करें Q1100 ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले है ये। जब डीजे क्लोज करते हैं तब R0 के साथ 5 ऑक्सिलरी चलती हैं। यदि R0 के साथ स्टार्ट होते ही अन्य ऑक्सिलरी भी जोड़ दी जाएं तो R0 ओवरलोड होकर के जल सकता है, अतः ऐसा न हो इसलिए Q100 लगाई जा गई है और यह रिले C118 के खुलने के 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होती है, क्योंकि Q100 के सर्किट में लगा C118 का NCI क्लॉकवर्क मैकेनिज्म के कारण बंद होने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है और Q100 के NOI ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर लगे हैं
और यदि वीएल स्विच क्लोज भी हों तो भी अन ऑक्सिलरीज 5 सेकंड के बाद ही चलेगी। ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट रिले QOI ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट रिले की बात करते हैं। यह एक सेफ्टी रिले है। इसका पूरा नाम है ऑक्सिलरी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है। इसकी एनर्जाइज वैल्यू है 50 वोल्ट डीसी है और यह टारगेट वाली रिले है जो कैब नंबर 2 में रिले बोर्ड पर लगी है। QOA का एक टर्मिनल HQOA स्विच के द्वारा आर्नो के न्यूट्रल से जुड़ा रहता है तथा दूसरा टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। जबकि HQOA स्विच नंबर 1 पोजीशन पर हो जब ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आर्नो और इसकी ऑक्सिलरी मोटर सर्किट केबल और आर्नो के साथ जुड़े उपकरण में अर्थ फॉल्ट होता है, तब QOA रिले एनर्जाइज होती है और डीजे को ट्रिप कर देती है, जिससे अर्थ फॉल्ट के कारण से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। टारगेट गिरने पर निम्न उपकरणों को आग, धुआं और जलने की गंध के लिए जांच करें। आर्नो कन्वर्टर सभी ऑक्सिलरी CHVA, RTPR, कॉन्टैक्टर पैनल, स्विच बोर्ड, कैब हीटर और कैब फैन इत्यादि हैं। OHE वोल्टमीटर की बात करें। OHE वोल्टमीटर में क्या होता है? OHE वोल्टमीटर है UAOHE वोल्टमीटर। OHE और ऑक्सिलरी का वोल्टेज देखने के लिए दोनों कैब में एक एक वोल्टमीटर लगा है। और उन्हें ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से CCUA फ्यूज के द्वारा जोड़ा गया है। यदि CCUA फ्यूज जल जाता है तो दोनों कैब में OHE के वोल्टमीटर कार्य नहीं करते हैं। इसमें दो स्केल होती है, एक स्केल पर OHE वोल्टेज और दूसरे स्केल पर ऑक्सिलरी का वोल्टेज बनाता है, यानी कि एक की सुई OHE और TEWA का अनुपातिक वोल्टेज बताती है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट में लगे अन्य उपकरण जैसे कि बैटरी चार्जर है। यह बैटरी चार्जर कैब नंबर 2 के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ लगा है। बैटरी चार्जर के आर्नो के द्वारा U एंड V फेज 380 वोल्ट AC सप्लाई मिलती है और बैटरी चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर यूनिट और मैग्नेटिक एम्पलीफायर से बनी एक यूनिट है। बैटरी चार्जर के द्वारा 110 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है और इस सप्लाई के द्वारा लोकोमोटिव पर लगी सभी बैटरियों को चार्ज करते हैं। बैटरी चार्जर यूनिट पर एक एमीटर लगा है जो बैटरी चार्जिंग करंट दिखाता है। बैटरी चार्जर के लिए एक प्रोग्राम स्विच SCHVA स्विच बोर्ड पर लगा है। फिर है नॉच रिपीटर NR। नॉच रिपीटर क्या है? वर्तमान में सभी लोगों के नॉच रिपीटर को सेल्सन ट्रांसफार्मर के स्थान पर बैटरी चार्जर। वर्तमान में क्या किया गया? सभी लोगों के नॉच रिपीटर को सेल्सन ट्रांसफार्मर TFS के स्थान पर बैटरी चार्जर और TFVT से सप्लाई दी जाती है। बैटरी चार्जर पर नॉच रिपीट का MCB लगा है, जिससे ट्रिप होने पर नॉच रिपीटर काम नहीं करता, अतः उसे रीसेट करें। हेडलाइट ट्रांसफार्मर RTPR है हेडलाइट ट्रांसफार्मर। अब हेडलाइट का ट्रांसफार्मर किस तरीके से होता है? यह ट्रांसफार्मर कैब नंबर 2 के पीछे कॉरिडोर नंबर 2 की तरफ लगाया जाता है। RTPR को U और V फेज से 380 वोल्ट AC इनपुट सप्लाई मिलती है। RTPR की ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए V फेज पर CC-RTPR फ्यूज लगाया जाता है। इसकी क्षमता 6 एम्पियर है। RTPR के लिए मेन स्विच ZRT लगाया गया है, जिसे ऑन करने पर RTPR की प्राइमरी वाइंडिंग चार्ज हो जाती है। RTPR की सेकेंडरी वाइंडिंग से 32 वोल्ट, 24 वोल्ट, 16 वोल्ट ऐसे 3 स्टेप में स्टेप डाउन वोल्टेज निकलता है। 32 वोल्ट दोनों हेडलाइट तेज जलाने के लिए है, 24 वोल्ट गेज लाइट के लिए है और 16 वोल्ट दोनों हेडलाइट डिम जलाने के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि MBSL1, QBSL1, QBSL2, MBSL2, HQOP, ये यहाँ पर रिले हैं और ये ऑक्सिलरीज हैं। जैसे कि MPH हम यहाँ पर देखेंगे, ये MPH है, ये यहाँ पर ये QPH है, QPH MPH। ये रेडिएटर फैन लगा हुआ है यहाँ पर। ये डिस्चार्ज पाइपलाइन है, ये पूरी लाइन है डिस्चार्ज पाइपलाइन है प्रेशर को रिलीज करने के लिए। अब ऑक्सिलरी मशीन हम देखें, ऑक्सिलरी मशीन का नाम देखेंगे, उसका स्थान देखेंगे, कहाँ पर वो लगी रहती है और उसमें प्रेशर कितना रहता है, प्रोग्राम स्विच क्या है उसका, उसके रिले क्या है, VL स्विच की क्या पोजीशन है और कॉन्टैक्टर क्या है, उसका कार्य क्या है। जैसे
ऑक्सिलरी का नाम है MPH और ये कहाँ पर पाई जाती है, HTC में पाई जाती है। 4.2 इसका है प्रेशर होता है। प्रोग्राम स्विच है HPH, इसके लिए प्रोग्राम स्विच है, यानी कि MPH की M को हटा करके H लगा दिया स्विच की जगह। रिले है इसकी QPH, यानी H की जगह Q लगा देंगे रिले के लिए। BL स्विच का कोई पोजीशन पता नहीं है, कॉन्टैक्टर कोई पता नहीं है। कार्य क्या है, TFWR के तेल को सर्कुलेट करना, यानी मेन ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसको सर्कुलेट करना इस ऑक्सिलरी का काम है। अब है MBSL1 कहाँ पर पाई जाती है, HTC में। तो ये सारी लगभग HTC में पाई जाती हैं जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं। MBSL1, MBSL2, MBSI1, MBSI2 और MPH, ये सभी HTC में पाई जाती हैं। MBSL1 का 3.0 प्रेशर है और प्रोग्राम स्विच का नाम है इसका MBSL के लिए HVSL हो जाएगा, रिले का नाम QVSL हो जाएगा। SL1 को यहाँ पर ठंडा करना है इसका नाम। इसी तरीके से MBSL2 का काम है SL2 को यहाँ पर ठंडा करना। फिर MBSI1 की बात करें, इसका RSI1 को ठंडा करना है। MBSI1 के लिए 3.0 HVSI1 प्रोग्राम स्विच का नाम है, रिले का नाम है QVSI1। इसी तरीके से MBSI2 है, इसका 3.0 HP होगा। HVSI2 इस प्रोग्राम स्विच का नाम है, रिले का नाम है QVSI2। RSI को यहाँ पर ठंडा करना है। फिर MCP1 और MCP2 और MCP3 की बात करें, MCP1, MCP2, MCP3 है, ये कैव 1 के पीछे लगे होते हैं। MCP प्रेशर बढ़ाने के लिए होते हैं। MCP1 का प्रेशर हो गया 12.6। अब जैसे MCP1, MCP2, MCP3 है, ये कैव 1 के पीछे होते हैं। MCP1, MCP2, MCP3 और इसमें प्रेशर होता है 12.6, 12.6, 12.6। और यहाँ पर जो स्विच होगा MCP के लिए वो SCP स्विच होगा। यहाँ पर रिले के लिए कुछ है नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी VL स्विच की बात करें, इस पोजीशन में VL स्विच है, वो VLCP यहाँ पर VL स्विच होगा उसके लिए। MCP के लिए VLCP कंप्रेसर का स्विच। और यहाँ पर जैसे C101 है, ये कंप्रेस्ड हवा बनाने का काम करता है। C102 है, ये भी कंप्रेस्ड हवा बनाएगा। C103 है, ये भी कंप्रेस्ड हवा बनाएगा। फिर हम बात करते हैं MBRH है, ये HTC में पाया जाएगा। 30 इसका प्रेशर होता है। और HVRH इसके लिए क्या है, प्रोग्राम स्विच है HVRH। और QVRH इसके लिए रिले है। और C107 TFWR के तेल को तथा RPS को ठंडा करना इसका काम है। फिर है MBMT1 है, ये कैव 1 के पीछे होता है। MBMT1 35 इसका प्रेशर होता है। HVMT1 है, HVMT1 और QVMT1। HVMT1 यहाँ पर प्रोग्राम स्विच है, QVMT1 यहाँ पर रिले है। और VLVMT यहाँ पर क्या है, VL स्विच है इसका, VLVMT। और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर की, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर होगा MBRH के लिए C107 है, जो कि TFWR के तेल को तथा RPS को ठंडा करना है। C105 है, ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को ठंडा करना है। C106 का काम है ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को ठंडा करना। और C106 के लिए यूज किया जाता है। MBMT2 के लिए यूज किया जाता है, कैब 2 के पीछे होगा ये भी। और MBMT1 है, कैब 1 के पीछे होगा। यहाँ पर 35 इसका प्रेशर हो गया। MBMT2 के लिए HVM2 से स्विच हो गया। और इसके लिए कौन रिले हो गई, QVMT2, इसके लिए यहाँ पर रिले होगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब दोष निवारण की बात करें, दोष निवारण में जैसे MPH फेल होने पर गाड़ी कार्य करना। MPH फेल होगा तो गाड़ी कार्य किस तरीके से करेंगे। DJ क्लोज करने पर 5 पाउंड सेकंड में DJ ट्रिप होना। निवारण क्या होगा इसका, HPH को 0 पर रखेंगे। MBRH का कार्य सुनिश्चित करें। ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान रखें। यदि लोड रोड के अनुकूल है तो ट्रैक्शन मोटर की अधिकतम 500 एम्पीयर करंट देते हुए सेक्शन क्लियर कर TLC को सूचित करेंगे। फिर MBSI1 और 2 फेल होने पर गाड़ी चलाना। इसका संकेत क्या है, MBSI1 और 2 फेल हो गई, इसका कैसे पता चलेगा, पहली नॉच पर DJ का ट्रिप होना, इसका मतलब MBSI1 और 2 फेल है। निवारण कैसे करेंगे, HVSI12, HVMT12 और HVSL12 को 0 पर रखेंगे। ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइसोलेट हो जाएगी। यदि लोड रोड के अनुकूल है तो बची हुई 3 ट्रैक्शन मोटर को अधिकतम करंट देते हुए सेक्शन क्लियर कर TLC को हम सूचित करेंगे।
फिर MBSL 1 और 2 फेल होने पर गाड़ी चलाना। MBSL 1 और 2 फेल हो रहा है तो गाड़ी चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? संकेत यहाँ पर क्या है, डीजे क्लोज करते समय 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप होगा। निवारण किस तरीके से करेंगे? पहला तरीका है HVSL 1 और 2 को 0 पर रखेंगे। यदि लोड व रोड परमिट करता है तो ट्रैक्शन मोटरों को अधिकतम 500 एम्पियर करंट देते हुए कार्य करेंगे। SL 1 2 को निरंतर जांच करते रहेंगे। सेक्शन क्लियर करके TLC से बात करेंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है HVSL 1 और 2, HVMT 1 और 2, HVSL 1 और 2 को 0 पर रखेंगे। ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 या ट्रैक्शन मोटर 4 5 6 को आइसोलेट हो जाएगी। शेष 3 ट्रैक्शन मोटरों के साथ पूरा करंट देकर आगे कार्य करेंगे। यदि लोड व रोड परमिट करता है तो सेक्शन क्लियर करके TLC से बात करेंगे। फिर MBRS फेल होने पर गाड़ी कार्य करना। MBRS फेल हो गया तो गाड़ी कार्य किस तरीके से करेंगे? जैसे MBRS फेल हो गया है तो गाड़ी कार्य करना। संकेत क्या है? VLVMT ऑन करने के बाद 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप होता है। इसका निवारण कैसे करेंगे? निवारण में हम HVRS को 0 पर रख करके सुनिश्चित करें कि C107 ओपन अवस्था में है। MPH की वर्किंग सुनिश्चित करें और TFP ऑयल लेवल पर नज़र रखें। 6 नॉच स्ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को सावधानीपूर्वक वेज करें और वेज करने की सावधानियों का पालन करें। यदि HC105 है तो उसे ऑन करें। लोड और रोड परमिट करता है तो अधिकतम 500 एम्पियर करंट देकर काम करें तथा सेक्शन क्लियर करके TLC से बात करें। और यदि C105 के पिकअप न होने से C106 भी पिकअप नहीं होते हैं तो C105 को वेज करें। C106 अपने आप पिकअप हो जाएगा। फिर MVMT1 फेल होने पर क्या करेंगे? MVMT1 फेल हो गया है तो संकेत क्या है? VLVMT क्लोज करके 10.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होता है। निवारण किस तरीके से किया जाएगा? निवारण हम देखें HVMT1 को 0 पर रखें, सुनिश्चित करें और C105 ओपन पोजीशन में है। यदि लोड और रोड परमिट करता है तो सभी ट्रैक्शन मोटरों को 500 एम्पियर करंट देकर गाड़ी काम करें। सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। नॉन मॉडिफाइड लॉकों में HVMT1 को 0 पर रख करके संबंधित ग्रुप आइसोलेट होगा। फिर है MBMT2 फेल होने पर। MBMT2 फेल होने पर क्या करेंगे हम? MBMT2 फेल होगा, इसका मतलब है VLVMT क्लोज करने के 15.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होता है। निवारण क्या है? HVMT2 को 0 पर रख करके C106 ओपन पोजीशन में होना सुनिश्चित करें। यदि लोड और रोड परमिट करता है तो सभी ट्रैक्शन मोटरों को 500 एम्पियर करंट देकर गाड़ी काम करेंगे। सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। नॉन मॉडिफाइड लॉकों में HVMT1 को 0 पर रखने पर संबंधित ग्रुप आइसोलेट होगा। फिर है MBMT1 MBMT2 फेल होने पर निवारण किस तरीके से किया जाएगा? HVMT1 HVMT2 को 0 पर रखेंगे। C105 C106 ओपन पोजीशन में होना सुनिश्चित करें। यदि लोड और रोड परमिट करता है तो सभी ट्रैक्शन मोटरों को 500 एम्पियर करंट देकर के गाड़ी कार्य करें। सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। नॉन मॉडिफाइड लॉकों में HVMT1 HVMT2 को 0 पर रखने पर संबंधित ग्रुप आइसोलेट होगा। ऐसे लॉकों में निम्न तरीके से गाड़ी कार्य करेंगे। सावधानीपूर्वक C105 C106 कॉन्टैक्टर कॉइल को पॉजिटिव वायर को डिस्कनेक्ट करें। C106 ओपन है। HVMT1 HVMT2 को नंबर 3 पर रखें। यदि रोड और रोड परमिट करता है तो 500 एम्पियर का कार्य करें। सेक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। फिर MCP123 फेल होने पर कोई 1 या 2 होगा तो क्या होगा? संकेत है MR प्रेशर नहीं बढ़ेगा। निवारण क्या करेंगे? SCP की ऐसी पोजीशन रखें कि संबंधित MCP आइसोलेट हो जाए। संबंधित कॉन्टैक्टर का ओपन होना सुनिश्चित करें, जैसे C101 C102 C103। फिर QOA का टारगेट गिरने के बाद साथ डीजे ट्रिप होना। QOA का टारगेट गिरने के साथ डीजे ट्रिप होता है तो क्या करेंगे? निवारण किस तरीके से किया जाएगा? QOA का टारगेट गिरने पर सर्वप्रथम ऑक्सिलरी पावर सर्किट ऑर्नो ऑक्सिलरी कैब हीटर कैब फैन RTPR बैटरी चार्जर और कॉन्टैक्टर पैनल इत्यादि की जांच करेंगे। असामान्यता पाए जाने पर उसे आइसोलेट करेंगे और सामान्य रहने पर रीसेट करेंगे।
और VLCP, VLCPD और VLVMT स्विच को ओपन करके डीजे क्लोज करेंगे। यदि टारगेट दोबारा डीजे क्लोज करते ही गिरता है तो अर्थ फॉल्ट, आरनो, MPH, MVSL 1 एंड 2, MVSI 1 एंड 2, बैटरी चार्जर, कैव हीटर, TFVT तथा RTPR में होगा। ऐसे समय सर्वप्रथम कैव हीटर, TFVT तथा RTPR आइसोलेट करें। QOA रीसेट करके डीजे क्लोज करें। यदि फिर से QOA के साथ डीजे ट्रिप होता है तो MPH, MVSL1, MVSL2, MVSI1, MVSI1 तथा बैटरी चार्जर को एक एक करके आइसोलेट करें। जिसको आइसोलेट करने पर QOA का टारगेट नहीं गिरता है उससे संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी काम करें। यदि उपरोक्त ऑक्सिलरी आइसोलेट करने के बाद भी QOA का टारगेट गिरता है तो HQOA को 0 पर करें एवं ऑक्सिलरी पावर सर्किट पर ध्यान रखें। और यदि डीजे क्लोज करने पर QOA के टारगेट के साथ डीजे ट्रिप नहीं होता है तो कॉन्टैक्टर के साथ चलने वाली ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट है तो ऐसे समय को कार्यवाही करें। जैसे कि VLCP क्लोज करने पर क्या होगा, QOA का टारगेट गिरता है और टारगेट रीसेट करेंगे। SCP की यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन बदल करके दूसरा कंप्रेसर चलाएंगे। यदि फिर भी QOA का टारगेट गिरता है तो HQOA 0 पर रखेंगे। VLVMT क्लोज करने पर तुरंत टारगेट गिरता है तो MBRH आइसोलेट करेंगे। 5 सेकंड के बाद टारगेट गिरता है तो MBMT1 आइसोलेट करेंगे। 10 सेकंड के बाद टारगेट गिरता है तो MBMT2 आइसोलेट करेंगे। तो यदि टारगेट गिरना बंद नहीं होता है तो HQOA को 0 पर रखेंगे। ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं। WAG5 ब्लॉकों पर कॉन्टैक्टर के द्वारा चलने वाली 6 ऑक्सिलरी मोटर लगी हैं। यह सभी 3 फेज EMC के क्लोज होने पर चलती हैं और इस कॉन्टैक्टर का नियंत्रण 110 वोल्ट बैटरी सप्लाई के द्वारा ड्राइवर डेस्क पर लगे संबंधित स्विचों के द्वारा रिमोटली होती है। कॉन्टैक्टर क्लोज होने के लिए मुख्य बातें हैं: CCA फ्यूज सही होना चाहिए, डीजे क्लोज होना चाहिए, कॉन्टैक्टर C118 ओपन होना चाहिए और रिले Q100 एनर्जाइज होना चाहिए। रिले Q100 का कंट्रोल सर्किट की बात करें हम तो यदि CCA फ्यूज ठीक है तो डीजे क्लोज करने के बाद जब CC118 कॉन्टैक्टर ओपन हो जाता है तो इसके 5 सेकंड के बाद C118 का NCI क्लोज होकर Q100 के NCI के द्वारा Q100 एनर्जाइज रहती है। साथ ही Q100 के सभी NOI क्लोज हो जाते हैं। फिर है Q119, यह रिले बोर्ड पर लगी है जो 5 सेकंड टाइम लैग रिले है और यह अनलोडर वॉल्व को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करता है और मेन कंप्रेसर 3 को 5 सेकंड देरी से स्टार्ट करता है। फिर है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट क्या है, C101, C102, C103 का कंट्रोल सर्किट है। VL स्विच के क्लोज करने पर Q100 एनर्जाइज रहने पर तथा SCP के पोजीशन के अनुसार संबंधित C101, C102, C103 क्लोज हो जाते हैं। कॉन्टैक्टर के क्लोज होने पर कंप्रेसर मोटरों को R0 से 380 वोल्ट AC 3 फेज सप्लाई मिलती है और कंप्रेसर कार्य करने लगता है और प्रेशर बढ़ते बढ़ते जैसे ही 9.5 kg/cm² हो जाता है जिससे प्रेशर स्विच RGCP का कॉन्टैक्ट खुल करके कॉन्टैक्टर को ओपन कर देता है तथा कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देता है। पुनः जब प्रेशर कम होकर के 8 kg/cm² रह जाता है तब RGCP का कॉन्टैक्ट लग करके कॉन्टैक्टर फिर क्लोज हो जाता है और कंप्रेसर पुनः कार्य करने लगता है। RGCP खराब होने पर या VLCP खराब होने पर स्विच VLCPD के द्वारा कार्य किया जाता है। VLCPD से कार्य करते समय कंप्रेसर लगातार चलते रहते हैं, अतः ऐसे समय MR प्रेशर पर ध्यान रखते हुए VLCPD ऑन या ऑफ करते रहना चाहिए। सर्किट विश्लेषण की बात करें, जैसे C101, C102, C103 क्लोज होने के लिए मुख्य बातें क्या हैं। CCA फ्यूज बराबर होना चाहिए, डीजे क्लोज एवं रिले Q100 एनर्जाइज होना चाहिए, VLCP ऑन होना चाहिए, SCP 0 पोजीशन को छोड़ करके किसी अन्य पोजीशन पर होना चाहिए, RGCP कट इन पोजीशन पर होना चाहिए। यदि मान लिया जाए कि SCP 1 पोजीशन पर है तो C101 निम्नलिखित रास्ते से क्लोज होते हैं: पॉजिटिव VA CCA DJ का NOI क्लोज, C118 NCI VLCP ऑन,
RGCP कट इन Q100 और NOI क्लॉज और SCP1C101 की कॉइल फिर VA को जाएगा। कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर RGCP है कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर, जैसे कि ये VEAD बल्ब है, यहाँ पर ये जो बल्ब लिखा गया है, और ये अनलोडर है VABIES अनलोडर है ये। तो TPN1 में लगा है जो RGCP है कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर, ये कहाँ पर लगा है, ये TPN1 में लगा है। MR के प्रेशर 8.0 से 9.5 kg/cm के बीच बनाए रखता है, और जब MR में 9.5 kg/cm प्रेशर हो जाता है तब RGCP कट आउट होकर के कॉन्टैक्टर C101, C102, C103 को ओपन कर देता है, जिससे मेन कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देते हैं, और साथ ही VEAD बल्ब एनर्जाइज हो जाता है। तब MR प्रेशर 8 kg/cm² हो जाता है, और तब RGCP कट इन होकर के C101, C102, C103 को क्लोज कर देता है, जिससे मेन कंप्रेसर कार्य करने लगता है। साथ ही VEAD बल्ब भी डी एनर्जाइज होता है, जैसे कि यहाँ पर ये सर्किट दिखाया गया है। जैसे ये सर्किट है, ये सर्किट क्या है, कंट्रोल सर्किट ऑफ Q119, Q100, Q101, C101, C101, C102, C103, VEF एंड C105, C106, C107। ये CCPT है, पेंटो का फ्यूज है, यहाँ पर CCA है, ये फ्यूज है बैटरी के लिए। ये Q1 C101, C102, C103 यहाँ पर लगा, Q119 यहाँ पर लगा हुआ है, ये Q119, NC7, Q100, VEAD, C101, C102, C103, SCP, VEF, फिर C107, QTD105, C105, QTD106, C106, इस तरीके से हैं। यहाँ पर VL की लगी हुई है, ये VLCPD, ये VLCP हो गया, ये VLBMT हो गया, ये MPJ1, ये MPJ2 हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें कि VEAD बल्ब की बात करते हैं। VEAD बल्ब यह एक इलेक्ट्रो बल्ब है जो HTC की दीवार पर बाईं तरफ कंप्रेसर के नज़दीक लगा है। जब यह डी एनर्जाइज रहता है तब MR प्रेशर VEAD बल्ब तक रुका रहता है, और कॉक खुला रहने पर जब RGCP कटआउट पोजीशन पर आता है तब यह बल्ब एनर्जाइज होकर के हवा का रास्ता खोल देता है, और यह हवा MR12 के ऊपर लगे ऑटो ड्रेन वाल्व को ऑपरेट करती है, और MR12 की कुछ हवा कुछ समय के लिए वातावरण में ड्रेन हो जाती है, और जब RGCP कट इन पोजीशन में आता है तो VEAD बल्ब डी एनर्जाइज होकर के हवा का रास्ता बंद कर देता है। ऑटो ड्रेन बल्ब के ऊपर गई हवा VEAD बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में निकल जाती है, और ऐसे समय में भी ऑटो ड्रेन MR की हवा को वातावरण में ड्रेन करता है। फिर C107, C105, C106 का कंट्रोल सर्किट। C107, 105, 106 के क्लोज होने के लिए मुख्यतः क्या है, VLBMT ऑन एवं रिले Q100 एनर्जाइज होना चाहिए। C107 MBRH के लिए HVRH स्विच को 1 या 3 पर होना चाहिए। C105 MTI के लिए HVMT1 स्विच को 1 या 3 पर होना चाहिए। C106 MBMT2 के लिए HVMT2 स्विच को 1 या 3 पर होना चाहिए। जब BLBMT G ऑन करते हैं, जब BLBMT ऑन करते हैं तब क्या होता है, पहले 107 कॉन्टैक्टर क्लोज होता है जिसके द्वारा MBRH कार्य करती है, और साथ ही QTD105 को भी सप्लाई मिलती है, लेकिन QTD105 एनर्जाइज होने के लिए 5 सेकंड का समय लेती है, अर्थात 5 सेकंड के बाद C105 कॉन्टैक्टर क्लोज होता है, जिसके कारण MBMT1 कार्य करती है। C105 के साथ साथ QTD106 को भी सप्लाई मिलती है, लेकिन QTD106 एनर्जाइज होने के लिए 5 सेकंड का समय लेती है, और 5 सेकंड के बाद में C106 कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं, और जिसके द्वारा MBMT2 काम करती है। फिर है, यदि VLBMT ऑन करना भूल जाते हैं तब क्या होता है। यदि VLBMT ऑन करना भूल जाते हैं तब VLBMT ऑन करना भूल जाने पर MPJ फॉरवर्ड व रिवर्स रहने पर
जीआर का एक नॉच आने पर ऊपर लिखे अनुसार तीनों ब्लोअर पैरेलल रास्ते में सप्लाई मिलने के कारण स्टार्ट होते हैं। फिर MBRH MBMT 1-2 ब्लोअर बंद करना। यदि गाड़ी का हाल्ट ज़्यादा हो तो गाड़ी खड़ी करने रहने के लिए 15 मिनट बाद ब्लोअर बंद करना चाहिए। इसके लिए पहले VL-VMT को ऑफ तथा MPJ को न्यूट्रल पर रखना चाहिए। यदि मॉडिफाइड सर्किट है तो VL-VMT ऑफ करके डीजे ओपन करना चाहिए, बाद में फिर से डीजे क्लोज करें। सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी चलाना। कॉन्टैक्टर से चलने वाली सभी ऑक्सिलरीज का कार्य ना करना। दोष निवारण कैसे करेंगे? CCA फ्यूज अच्छी हालत में होना चाहिए। Q100 एनर्जाइज होना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो वेज करें। C118 के टाइम का 1-2 बार हाथ से ऑपरेट करें। C118 पर LT के वायर की जांच करें, यदि कोई वायर खुला हो तो लगा दें। V-कॉक कनेक्शन का टाइट होना सुनिश्चित करें और सफलता मिलने पर निम्न तरीके से गाड़ी कार्य करें, जैसे एक समय में अधिकतम 2 CP के कॉन्टैक्टर वेज करें। MR और ER के ड्रेन कॉक से लीकेज बनाएं, जिससे MR प्रेशर 8.0 से 9.5 kg/cm² रहे। MPH के वर्किंग पर ध्यान दें। ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान दें। 6 नॉच ट्रैपिंग से बचने के लिए Q118 वेज करें और HC105 है तो उसे ऑन करें, और यदि रोड लोड परमिट करें तो सभी TM को 500 एम्पियर करंट देकर कार्य करें और TLC को यहाँ पर सूचित करें। फिर है Q100 वेज करने पर सावधानियाँ क्या हैं? Q100 को वेज करने पर सावधानियाँ हैं। मॉडिफाइड ऑक्सिलरीज कंट्रोल सर्किट वाले लोगों में Q100 रिले वेज रहने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद अन्य किसी कारणवश डीजे ओपन करने पर या ट्रिप होने पर पुनः डीजे क्लोज करते हैं, तब तीनों ब्लोअर के कॉन्टैक्टर क्लोज रहेंगे, जिससे Q118 की ब्रांच पर उनके NCI ओपन रहने से Q118 के द्वारा IC डीजे आता है। इसके लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। डीजे को ओपन करने से के पहले सभी VL स्विचों को ओपन करें। खड़ी गाड़ी में MPJ को 0 पर करें और VL-VMT को ऑफ करें, उसके पश्चात डीजे क्लोज करें। चलती गाड़ी में VL-VMT को ऑफ करें तथा HVRH को 0 पर करें। CCA को लूज करके टाइट करें। Q100 का वेज निकाल करके फिर से वेज करें। उपरोक्त में से कोई भी कार्य करने पर ब्लोअर के कॉन्टैक्टर खुल जाएंगे। डीजे क्लोज करने के बाद एक एक करके VL स्विचों को क्लोज करें, रिपेयर बुक में दर्ज करें एवं TLC को सूचित करें। जैसे मॉडिफाइड सर्किट है ये CCA, जैसे बैटरी का क्या है फ्यूज है, VL-VMT और MPJ के द्वारा ये जाएगा ग्रेजुएटर के थ्रू। Q100 रिले एनर्जाइज होगी। ये CTF1 HVRH1 C107 के लिए QTD105 C105 QTD106 C106 के अकॉर्डिंग यहाँ पर HVMT के थ्रू आएगा। इधर हम बात करें फ्रॉम CCPT पेंटो से आएगा ये OTS1 OTS2 CTF1 CTF2 CTF3 और इसके द्वारा HMCS1 फिर ट्रैक्शन मोटर के लिए आ जाएगा HMCS2 CTF3 ये CTF2 HVRF और C108 और C10145 आ जाएगा। फिर CCA मेल्ट होने पर दोष निवारण किस तरीके से किया जाएगा? मान लीजिए CCA मेल्ट हो जाता है तो CCA मेल्ट होने पर दोष निवारण कैसे करेंगे? जैसे CCA मेल्ट हो गया है तो दोष निवारण के लिए हमें क्या करना होगा? CCA मेल्ट होने पर CCLSA एवं CCAD फ्यूज को निकालें तथा VLCP VLCPD और VL-VMT को ऑफ करें, CCA बदली करें और निम्नलिखित तरीके से दोष निवारण करें। जैसे HVA ऑन करने पर CCA मेल्ट होना, Q119 एवं NC7 बल्ब में अर्थ फॉल्ट होना। निवारण कैसे करेंगे? Q119 एवं NC7 C101 C102 C103 में से किसी एक कॉन्टैक्टर को वेज करें, ER से लीकेज करें। फिर है डीजे क्लोज होने के 5 सेकंड के बाद CCA मेल्ट होना, Q100 में अर्थ फॉल्ट होना, होवा ऑफ करें, CCA बदली करें। फिर है VLCPD ऑन करने पर CCA मेल्ट होना, जैसे VLCPD ऑन करने पर CCA मेल्ट होना,
जैसे C101, C102, C103 में अर्थ फॉल्ट होना। SCP की पोजीशन बदलें, सफलता न मिलने पर SCP 0 करें, आवश्यकता के अनुसार CP कॉन्ट्रैक्टर भेज करें, ERC लीकेज करें। फिर है VLCP ऑन करने पर CCA मेल्ट होना। VLCP ऑन होने पर CCA मेल्ट होना मतलब RGCP VED बल्ब में अर्थ फॉल्ट होना है। इसका कारण VLCP ओपन करें, VLCPD ऑन करें, MR प्रेशर पर ध्यान देते हुए काम करें। फिर VLVMT ऑन करने पर तुरंत CCA मेल्ट होना, जैसे कि C107 तथा QTD 105 में अर्थ फॉल्ट होना। पहला है HVRH 0 पर रखें, यदि CCA मेल्ट नहीं होता है तो C107 को वेज करें एवं गाड़ी कार्य करें। फिर है HVRH 0 पर रखने पर यदि CCA मेल्ट होता है तो QTD 105 में अर्थ फॉल्ट है और हवा ऑफ करें, QTD 105 का पॉजिटिव बाहर निकालें और C105 को वेज करें और HVMT 13 पर रखें। फिर है VLVMT ऑन करने पर 5 सेकंड बाद CCA मेल्ट होना। तो हमें क्या करना होगा, C105 और QTD 106 में अर्थ फॉल्ट होगा। इसका कारण तो हमें क्या करना होगा, 1 HVMT1 को 0 पर रखें, CCA मेल्ट नहीं होता है तो C105 कॉल का पॉजिटिव बाहर निकालें, C105 को वेज करें और HVMT1 को 3 पर रखें। फिर HVMT1 को 0 पर रखें, यदि CCA मेल्ट होता है तो QTD 106 में अर्थ फॉल्ट है, हवा ऑफ करें, QTD 106 का पॉजिटिव बाहर निकालें, C106 को वेज करें, HVMT1 को 3 पर रखें। फिर है VLVMT ऑन करने पर 10 सेकंड बाद अगर CCA मेल्ट होता है तो C106 में अर्थ फॉल्ट होना। इसका कारण है C106 कॉइल का पॉजिटिव बायर, C106 को वेज करें, HVMT2 को 3 पर रखें और ICDJ टालने हेतु। फिर हम बात करें MP को P पर रखने से CCA का मेल्ट होना, VEF में अर्थ फॉल्ट होना। DVR का प्रयोग नहीं करेंगे और VEF के पॉजिटिव वायर को निकालें एवं कंजक्शन वर्किंग को आइसोलेट करें। फिर है CCA LSA फ्यूज लगाने पर CCA मेल्ट होना। तो CCA LSA सर्किट में खराबी है, CCA LSA फ्यूज निकालें, हम सावधानियों का पालन करें। फिर है CCAD फ्यूज लगाने पर CCA मेल्ट होना। तो एयर ड्रायर में खराबी है, CCAD फ्यूज निकालें, एयर ड्रायर को आइसोलेट करें। फिर बोलते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, डीजे की बात करते हैं हम। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर।